फ्रेंड्स, हेलो। स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में, डीसीसी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रेशम निरीक्षक 2019 का जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नोट्स आप बना रहे होंगे ना घर पे? बिल्कुल बना रहे होंगे, है ना? नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, ठीक है। और सारे एग्ज़ाम के लिए जो पशुधन प्रसार अधिकारी एंड रेशम निरीक्षक 1 दरोगा हैं, सभी के लिए ये मॉडल पेपर है। इनको डीप से स्टडी करिए और अपने कॉन्सेप्ट को हर टाइम क्लियर रखिए, ताकि जो एग्ज़ाम के टाइम आप किसी भी टाइप के डिप्रेशन में न जाएं या कोई भी कॉन्फिडेंस लॉस ना हो आप लोगों में, ठीक है ना? तो इसलिए जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। चलिए, डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन विद अ न्यू लेक्चर्स ऑफ सिल्क इंस्पेक्टर, और लेक्चर 2 है ये। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है वो है कि जीन गन इज़ सुटेबल फॉर। जीन गन जो है किसके लिए सुटेबल होती है? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी है कि जो जीन गन है, जीन का मतलब होता है क्या? जीन क्या होता है? जीन एक डीएनए का स्पेशल सेगमेंट होता है, एक स्पेशल खंड होता है जो एक विशेष गुण के लिए जिम्मेदार होता है ना? तो जीन है जीन। और गन का मतलब क्या है? गन का मतलब जो भी यहाँ पे एक एपरेटस होगा, और वो जो एपरेटस होगा, उपकरण होगा, वो किसकी तरह होगा? एज अ गन की तरह दिख रहा होगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जीन गन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जीन गन के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें जानना होगा कि जीन गन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, है ना? जीन गन का यूज़ कहाँ पे होता है? जीन गन का यूज़ जो होता है वो होता है जब हम क्या करते हैं, जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं ना हमारे, ट्रांसजेनिक प्लांट यानी ऐसे प्लांट जिनके जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जो डीएनए है, उसमें हम कोई चेंज करके उसमें नए फीचर्स को जोड़ देते हैं, तो उसको ट्रांसजेनिक कहा जाता है। यानी ऐसा प्लांट जिसमें जो है उसके खुद के जीन के अलावा जो फॉरेन वाले जीन भी उपस्थित हैं, तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाएंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको कहा जाता है जीएमओज, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो जेनेटिक्स है, जो जेनेटिक कैरेक्टर है, वो कैसे हैं? मॉडिफाइड हैं, यानी उसमें और इम्प्रूवमेंट कर रखा है। तो जेनेटिक रूप से ये मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इनको ट्रांसजेनिक भी कहते हैं और जीएमओज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक कॉर्न का एक था, मक्का था, और मक्के का ये जो प्लांट था, इसमें जो है बहुत कम क्या लगते थे? बहुत कम इसमें दाने लगते थे। और एक कॉर्न की दूसरी वैरायटी थी जो जिसमें जो है कॉर्न क्या होता था, दाने तो बहुत लगते थे, बहुत दाने लगते थे, ठीक है ना? तो अब हम क्या करते हैं कि जिस कॉर्न में बहुत ज़्यादा दाने लगेंगे, वहाँ से जो जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा जो दाने लगने के लिए उस जो कॉर्न है उसमें जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को ट्रांसफ़र कर देंगे इस वाले कॉर्न में। फिर क्या होगा? फिर इस कॉर्न में भी उसी टाइप के बड़े बड़े और ज़्यादा दाने लगेंगे। तो इस टाइप से जो है ट्रांसजेनिक और जीएमओज प्लांट को हम बनाते हैं, ओके। और ये किसके थ्रू बनते हैं? ये बनते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है? जब आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कॉर्न था, इस कॉर्न का जो है ये जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए है, ठीक है ना? इस डीएनए में आप क्या करते हैं कि बाहर से जो अदर प्लांट था उसमें जो अच्छे कैरेक्टर थे, अच्छे कैरेक्टर को आपने देखा पहले, और वहाँ से उस जीन को लिया उस प्लांट से, और उसके बाद कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया उसको? इस वाले प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे, ठीक है ना? तो अब जो ये प्लांट बनेगा, इसका जो है एक डीएनए तो पहले से इसमें, और एक डीएनए और आपने इसमें कंबाइन कर दिया, बाहर वाला डीएनए, बाहर वाला जीन आपने इस डीएनए में कंबाइन कर दिया। तो ये जो है एक नया जो जीन है वो कंबाइन हो चुका है इस डीएनए के साथ, इसलिए इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जीएमओ या ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं, ओके। ये समझ में आ गया कि जीएमओ ट्रांसजेनिक क्या होता है, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इसको बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और अब जो है जो थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो जीन गन है, समझ में आ गया कि करेंगे क्या? जीन गन, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक जीन गन है। जीन गन एक ऐसा एपरेटस होता है, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो ना, यदि मुझे इस प्लांट की जो सेल्स हैं उसमें मुझे वो बाहर वाला जीन डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा? हाथ से जीन को तो पकड़ नहीं सकता, है ना? इसलिए मेरे पास कुछ एपरेटस होना चाहिए जिसके थ्रू में
जो ये वाला प्लांट था इसमें से इस जीन को लूँगा और इस वाले प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, इसकी सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो इसके लिए हमारे पास होती है यहाँ पे जीन गन। जीन गन के थ्रू हम क्या करते हैं कि बाहर से जो जीन है उसको जो है जीन गन के अंदर लेते हैं और उसके बाद जो है जिस प्लांट में भी हमें उसको इंट्रोड्यूस करना या डालना होता है उस प्लांट में उसको जीन गन के थ्रू डाल देते हैं। तो एक ऐसा एपरेटस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो एक्सोजीनस डीएनए है उसको क्या करते हैं प्लांट सेल में, या जिसको हमें मॉडिफाई करना होता है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। अब इंजेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो है आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये जीन गन मेथड जो है इसको जीन गन मेथड कहते हैं। यानी जब आप जीन गन के थ्रू क्या करो कि जो डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए है या एक्सोजीनस डीएनए है उसको किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करो, तो उसको जीन गन मेथड भी कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है, उसको कहा जाता है बायोलिस्टिक्स। तो आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है कि बायोलिस्टिक जो प्रोसेस है वो क्या है। तो बायोलिस्टिक एक जीन गन मेथड है जिसके थ्रू आप जीन गन के थ्रू एक्सोजीनियस जो डीएनए है उसको किसी दूसरे प्लांट में डालकर उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, ये एक जीन गन है। जीन गन में सबसे पहले जो एक मेटल के जो टुकड़े हैं उनको लिया जाता है। मेटल के टुकड़ों पर, जैसे ये जीन है, ये मेटल के टुकड़े हैं, इन मेटल के टुकड़ों पर इस जीन को कोट कर दिया जाता है, यानी लेप दिया जाता है पूरे मेटल के टुकड़ों पर। फिर इन मेटल के टुकड़ों को इस जीन गन के अंदर डाला जाता है, ठीक है। जीन गन में पीछे से जैसे गन में ट्रिगर होता है दबाने के लिए जो गोली को आगे फेंकता है, उसी टाइप से इसमें एक जो है गैस होती है, उसका नाम है हीलियम। हीलियम धक्का देता है इन जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मेटल के जो टुकड़े हैं इनको धक्का देता है, ठीक है ना। जैसे आप क्या करोगे, जीन गन के अंदर इन पार्टिकल्स को डाल दोगे, तो डालने के बाद क्या होगा, ये जो जीन गन है जैसे आप इसका ट्रिगर ऑन करोगे, ट्रिगर ऑन करने के बाद यहाँ से जो ये पार्टिकल्स हैं जिनमें जो जीन आपने कोड कर रखा है वो वहाँ से बॉम्बार्डिंग होगी उनकी बाहर। और बॉम्बार्डिंग कहाँ होगी, जो सेल है, जो पेट्री डिश है जहाँ पे आपने उस प्लांट सेल को ले रखा है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें बॉम्बार्डिंग होती। बॉम्बार्डिंग होने के बाद जो यहाँ पे जो मेटल के टुकड़े होंगे ये कहाँ एंटर करेंगे, सेल के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है ना। और सेल के अंदर कहाँ एंटर करेंगे, ये जो सेल्स है ना यहाँ पे जहाँ पे बॉम्बार्डिंग हो रही है उसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस सेल के अंदर जैसे ये जाएंगे तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा इस सेल का खुद का, वहाँ पे जो है ये बॉम्बार्डिंग के थ्रू जो जीन हमने पहुंचाया है वो चला जाएगा यहाँ इस न्यूक्लियस के अंदर। एक तो पहले वाला जो डीएनए होगा वो होगा, पहले वाले जो जीन्स होंगे वो होंगे, और एक डीएनए कौन होगा, जो आपने इस जीन गन के थ्रू अंदर डाला है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस में चला जाएगा, ठीक है। इस टाइप से एक जो है ये जो सेल है, इस सेल के अंदर कितने डीएनए हो गए, 2 डीएनए हो गए, एक अपना डीएनए और एक बाहर का जो डीएनए आ रखा है जिसमें वो स्पेसिफिक टाइप के जीन्स हैं। अब ये जो है इस सेल क्या करेगी, फिर आपको पता है सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होता है तो बहुत सारी सेल्स बनती हैं। अब जो बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं इस टाइप से, ये सेल क्या करेगी, प्रोलिफरेशन करेगी, यानी ये वृद्धि करेगी। और प्रोलिफरेशन करने के बाद एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा जिसको कहा जाता है कैलस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैलस, CALLUS। तो कैलस क्या है, कैलस जो है एक ग्रुप ऑफ सेल है जो एक सेल द्वारा जब डिवीजन करती है तो बनता है, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करेंगे, आगे डेवलप करेंगी, डेवलप करने के बाद जो है इस टाइप से एक छोटे छोटे प्लांट्स बनेंगे, और ये छोटे छोटे प्लांट जब बड़े हो जाएंगे तो इस टाइप से एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन जाएगा, ये एक GMO बन जाएगा, एक ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा जिसमें वो कैरेक्टर होंगे जो आपने बाहर से उसमें इंट्रोड्यूस करे हैं, ठीक है। जैसे ये था, तो नॉर्मल कॉर्न में क्या होता है, नॉर्मल कॉर्न में इसी पीले टाइप के इसमें जो है क्या होते हैं, दाने होते हैं। लेकिन जैसे हमने दूसरे कॉर्न में देखा तो दूसरे कॉर्न से हमने देखा कि उसमें बहुत सारे कलर लग रहे हैं, हमने उस जीन को लिया जिसके कारण ये बहुत सारे कलर वाले दाने लगते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ। तो इसके बाद क्या हो गया कि इसमें भी इसी टाइप के कलर वाले दाने, बहुत सारे कलर वाले दाने लगने शुरू हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से ये जीन गन है, बहुत डिटेल हो गया। चलिए ये समझ में आ गया तो चलते हैं आगे, वरना वीडियो को फिर से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल। तो साइटोस्केलेटन होता क्या है, साइटोस्केलेटन जो है एक नेटवर्क होता है, किस चीज़ का नेटवर्क होता है ये साइटोस्केलेटन, ये नेटवर्क होता है प्रोटीन्स का, प्रोटीन फाइबर का ये नेटवर्क होता है, और ये प्रोवाइड करता है क्या,
ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल्स को। फॉर एग्जांपल ये सेल है ना, ये सेल है यहाँ पे, और इस सेल के अंदर क्या होगा, इस सेल को सपोर्ट देने के लिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत बारीक बारीक फाइबर्स होते हैं प्रोटीन्स के, और जो इस सेल्स को क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप छत डालते हो ना अपने कमरे, अपने मकान के ऊपर, तो छत डालने से पहले क्या करते हो, इसके नीचे क्या डालते हो, आप सरिया डालते हो, जिससे उसको सपोर्ट मिलता है। तो इसी टाइप से ये जो फाइबर हैं, प्रोटीन्स के फाइबर, ये जो है सेल और सेल ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि जो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम जो सल्फेट है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे CaSO4.2H2 हो। ये जो है एक सॉफ्ट सल्फेट मिनरल है, एक सल्फेट का मिनरल है ये, सल्फेट यानी SO4 का मिनरल है, और जो है इसका फार्मूला आपको बता दिया, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसका जो यूज़ होता है, ये यूज़ होता है इसका फर्टिलाइज़र में इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही जो प्लास्टर होता है, जब किसी बाय द वे किसी इंडिविजुअल का जो कोई भी बोन ब्रेक हो जाती है तो वहाँ पे प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो प्लास्टर में यही जिप्सम होता है। और साथ ही सीमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि सीमेंट जल्दी से जमे ना, है ना, तो सीमेंट में भी इस जिप्सम का यूज़ किया जाता है। ओके, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि टमाटर का खाने वाला भाग कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि टमाटर में ही यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये आउटर पेरिकार्प है, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। ये प्लेसेंटल टिश्यू है, यानी इस टिश्यू के थ्रू जो है इन सीड को न्यूट्रिशन मिलता है यहाँ पे, फिर ये मैच्योर होते हैं, ये सीड्स हैं। तो आप टमाटर तो खाया होगा, है ना, पूरा काटते हैं, पूरा दाल में डाल देते हैं, फिर फ्राई करते हैं, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि सब कुछ खाते होंगे, है ना। तो प्लेसेंटा, बीज और पेरिकार्प सब कुछ खाते हैं, है ना, आदमी ऐसा है सब कुछ खा लेता है। और इसका देखो यहाँ पे बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो सोलेनम लाइकोपार्सिकम इसका साइंटिफिक नेम है, एंड सोलेनेल्स जो ऑर्डर है उसमें इसको क्लासीफाई किया गया है, एंड द फैमिली ऑफ दिस लाइकोपार्सिकम इज सोलेनेसी। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है कि इन्यूलिन, नाम भी बोलना थोड़ा टफ है, इन्यूलिन है। इन्यूलिन क्या है, इन्यूलिन जो है एक कोशिका रस यानी सेल सैप में पाए जाने वाला एक फ्रुक्टोज का बहुलक होता है इन्यूलिन। ठीक है ना, इन्यूलिन क्या है, जो फ्रुक्टोज होती है, फ्रुक्टोज एक शुगर है, ठीक है ना, और ये शुगर जब फ्रुक्टोज शुगर क्या है, एक शुगर है। शुगर किस चीज़ की है, शुगर किसको कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको मोनोसेकेराइड कहते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, तो उसी में आता है फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे कंबाइन होते हैं तो फ्रुक्टोज पॉलीमर बना देते हैं, और जिसको कहा जाता है, आप क्या कह रहे हैं उसको, इन्यूलिन। ठीक है ना, इसको और नाम से भी जानते हैं, फ्रुक्टान्स के नाम से भी, फ्रुक्टान्स के नाम से भी जानते हैं, FRUCTANS, फ्रुक्टान्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना, ये एक टाइप का डाइटरी फाइबर है, फाइबर के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, और एक ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड है ये इन्यूलिन, एक ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड है। किसका पॉलीमर है ये, फ्रुक्टोज का, इसलिए इसको एक नाम और से जाना जाता है, फ्रुक्टान्स। ठीक है ना, और फ्रुक्टान्स ये है क्या, ये डाइटरी फाइबर है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि सैलिसिलिक अम्ल जब अम्लीय माध्यम में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड ये रहा आपका, जिसका ये स्ट्रक्चर होता है, और ये रिएक्शन कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो रिएक्शन करने के बाद जो है यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे ये CO और CH3CO वाला पार्ट जुड़ जाता है। ठीक है ना, और इस टाइप से बन जाता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, या जिसको आप एस्पिरिन भी कहते हैं। एस्पिरिन यही है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ही एस्पिरिन है, और इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसका जो है पेन जब आपको बहुत ज़्यादा होता है तो पेन रिलीवर के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जब बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है, किसी भी बॉडी या इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स आपको एस्पिरिन का रिकमेंडेशन देते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कहाँ पे है, तो ये राइट आंसर यहाँ पे रांची में है ये। ठीक है ना, ICAR का जो अम्ब्रेला, ICAR के अंडर जो है इसको
एस्टाब्लिश किया गया है। IINRG यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स पे रिसर्च करता है। जो नेचुरल गम्स एंड रेजिन है उन पे रिसर्च करता है ये, और नामकुम झारखंड रांची में है, ठीक है ना। और इसका जो मेन रिसर्च करता है ये लाख पर रिसर्च करता है। लाख भी एक टाइप का जो लाख होता है ये भी एक टाइप का रेजिन होता है, और ये जो है एक फीमेल जो इंसेक्ट होता है जिसका नाम है कैरिया, CARRIA, कैरिया लाखा इसका नाम है। कैरिया लाखा इंसेक्ट है ये क्या करता है, इसकी जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप का जो लिक्विड है उसको रिलीज़ करती है, और इस लिक्विड का काम जो है इस लिक्विड को प्लांट से निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसको प्योरीफाई करके इस टाइप से इसका वेरियस अदर जो सब्सटेंसेस है जैसे पॉलिश है, वार्निश है, धूप बत्ती वगैरह है, कॉस्मेटिक जो सामान होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है लाख का, ठीक है ना। तो लाख झारखंड में बहुत फेमस है, लोग इससे बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर लेवल पर इसको जो है उगाया जाता है। पलास हो गया, सहतूत आदि इन पेड़ों पर ये जो है कैरिया लाखा का जो इंसेक्ट है ये जो है ग्रो करता है, और फिर जाके ये उस रेजिन को रिलीज़ करता है जिसको कहा जाता है लाख। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। तो सबसे फर्स्ट में अग्नाशय जो पैंक्रियाज है उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और यहाँ पे है आपका पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है, जिसको अग्नाशय, इसमें अल्फा, बीटा एंड गामा सेल्स होती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बीटा सेल्स हैं, दिस इज़ बीटा सेल्स, ये वाली बीटा सेल्स हैं, ये अल्फा सेल्स हैं, और नीचे कहीं गामा सेल्स होंगी, ठीक है। और ये सेल जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल रिलीज़ करती है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को फिक्स करना होता है। जितना कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए उतना देना, और बाकी कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ठीक है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में तो उस कंडीशन में जो है आपको डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ होने का मतलब ये है कि आपका जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज होता है वो लिवर में होता है, ठीक है ना। तो जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत सारा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा, आपकी यूरिन में भी ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होगा, और जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाता है तभी आपको डायबिटीज़ होती है। तो जो चीनी है, चीनी भी एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसेकेराइड है, एक डाइसेकेराइड है, इसमें भी बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारा ग्लूकोज होता है। जब इसका फिक्सेशन आपकी बॉडी में नहीं होगा, यानी इंसुलिन की जब कमी होगी आपकी बॉडी में, तब आपको डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस जो डिजीज़ है वो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि क्रिस्टलों में फ्रैंकले दोष निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो राइट आंसर है यहाँ पे, यह जालक स्थल से धनायनों और ऋणायनों को समान संख्या में लुप्त होने के कारण होता है। देखो, क्रिस्टल लैटिस क्या है, आपको पता है कि जो सॉलिड होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय सॉलिड जैसे कि हम बात करते हैं NaCl के बारे में, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और एक क्रिस्टल सॉलिड है, यानी इसके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो सॉलिड होगा इसमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है, और क्रिस्टल कुछ स्पेसिफिक टाइप में जो है अरेंज्ड होते हैं पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो Na+ में अगर आप इसको आयनाइज करते हैं तो Na+ और Cl- बन जाता है, यानी आपके पास एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक, चूँकि ये प्लस माइनस है तो इनमें अट्रैक्शन होता है, इसलिए एक स्पेसिफिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो है ये जुड़कर एक क्या आइडियल क्रिस्टल बनाते हैं, एक आइडियल परफेक्ट क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे है ना। A+ की जगह आप Na+ सोच सकते हैं, B- की जगह आप क्या सोच सकते हैं, Cl-। तो एक आइडियल क्रिस्टल इस टाइप से होता है, उसमें जो है एक परफेक्ट अरेंजमेंट होता है कि A पहले पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस टाइप से एक अरेंजमेंट होती है। ये जो है परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे आप क्या करते हो, टेम्परेचर को बढ़ा देते हो या किसी भी टाइप की इम्प्योरिटीज़ उसमें ऐड कर देते हो, तो इम्प्योरिटीज़ ऐड होने के बाद क्या होता है कि जो आयंस हैं इसमें, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अपने स्थान को छोड़कर, जहाँ पे ये पहले रह रहे थे उस प्लेस को छोड़कर ये जो है इंटर स्पेस में चले जाते हैं, यानी खाली स्थान में चले जाते हैं, और इसकी वजह से जो इनका जो स्थान होता है वो खाली हो जाता है, जो प्लेस होता है वो वैकेंट हो जाता है, यानी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। और इस वैकेंसी जब क्रिएट हो गई तो क्या आप देख रहे हैं इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट है क्या, पहले B- था और उसके बाद भी एक होल के बाद B- है, यानी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं रही, इसमें डिफेक्ट क्रिएट हो गया है। तो इस टाइप का जो
डिफेक्ट क्रिएट होता है वो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स, और ये क्रिस्टल सॉलिड्स में ये पाया जाता है। ओके, और एक जो आयंस है वो कहाँ चले जाते हैं, वैकेंसी क्रिएट करके इंटरस्पेस में चले जाते हैं। तो दिस इज़ द फ्रैंकल डिफेक्ट्स। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? दिस इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन होता है और ओवरी उसमें होती है, सीड बनते हैं, सीड कोट उसके बाहर होता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपको पता है, जिम्नोस्पर्म जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं तो जिम्नोस्पर्म है, जिसमें ओवरीज नहीं होती हैं जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में ओवरीज होती है, ट्रू फ्रूट बनता है, ठीक है ना। तो ये सारे एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम जो गेहूँ का नाम है, ये जो है एक एंजियोस्पर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश पैदा करने वाली एक मछली का नाम बताओ। तो उस मछली का नाम है टॉर्पिडो। टॉर्पिडो को कहा जाता है, इसका एक अदर नाम है इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी इसको जाना जाता है। इलेक्ट्रिक रे है ना, रे। और ये एक टाइप की कार्टिलेज फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश। आपकी बॉडी में दो चीज़ें होती है जिस के वजह से आपका स्केलेटन खड़ा है। एक तो बोन्स होती हैं जो हड्डियां होती हैं, और एक कार्टिलेज होता है, ठीक है। बोन्स जो है नेचर में कैसी होती हैं, बहुत रिजिड होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, आप उसको मोड़ नहीं सकते, है ना। जबकि जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज जिसको उपस्थि आप कहते हैं, उपस्थि, अस्थि और उपस्थि होती है ना, तो कार्टिलेज उपस्थि को कहते हैं। जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज में बोन्स भी होता है और मांस भी होता है। जबकि जो बोन्स होती है, बोन में केवल हड्डी होती है, इसमें मांस नहीं होता है ना। तो जो बोन्स है, बोन्स ओनली बोन्स है, उसमें कोई मांस नहीं है। कोई मांस बोलने का मतलब कि कोई जो मांस वगैरह है ना, मांस नॉर्मल है तो वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। जबकि जो कार्टिलेज है उसमें मांस भी होता है और जो बोन होती है, बोन भी होती है। तो बोन्स उसमें उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उतनी रिजिड नहीं होती, उसको कार्टिलेज कहा जाता है। तो इसी टाइप से कुछ जो मछलियाँ हैं उनमें बोन्स पाई जाती हैं, उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। जबकि कुछ जो फिशेस हैं उनमें बोन्स इतनी मजबूत नहीं होती, एक कार्टिलेज यानी उपस्थि की तरह होती है। तो इसी टाइप से ये कार्टिलेजिनस फिश है ना। इसमें बोन्स नहीं है, इसमें उपस्थि की तरह, जैसे आपके बॉडी में नाक में है, नाक को आप घुमा सकते हो, उसमें हड्डी भी है, मांस भी है ना। तो कार्टिलेज है। कान में भी आपकी जो है कार्टिलेज पाया जाता है, वहाँ पे कोई बोन नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो टॉर्पिडो या इलेक्ट्रिक रे उसका नाम है, और इसमें एक जोड़ा जो किडनी शेप्ड, जैसे किडनी होती है ना, इसी टाइप की, जिसमें पाई जाती है दो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये 20 से 220 वोल्टेज का करंट, इतना वोल्ट का करंट ये जो है प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबलतम अम्ल है। तो सबसे पहले जो प्रबलतम अम्ल की जो डेफिनेशन है वो हमें ये पता होनी चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऐसा एसिड होता है जब आप उसको क्या करोगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऐसा एसिड जो है डिसोशिएट हो जाता है आसानी से। जैसे HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। जैसे आप उसका जो है आयनाइज करोगे तो ये H+ और Cl नेगेटिव में कम्प्लीटली जो है ये H+ और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, यानी डिसोशिएट हो जाता है। तो जो आसानी से डिसोशिएट हो जाते हैं, ईजिली डिसोशिएट हो जाते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। और जो ईजिली डिसोशिएट नहीं होते या वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं या डिसोशिएट होते ही नहीं हैं, वो वीक एसिड में रखे गए हैं। तो इन जो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड बहुत जल्दी से डिसोशिएट होकर ये जो है H+ एंड OH नेगेटिव आयंस बना देता है, ठीक है। और इस टाइप से इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड का एक अदर नाम है, इसको जाना जाता है क्योंकि उसमें जो है एक ही कार्बन है, इसलिए इसको मेथेनोइक, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथेन कहा जाता है। और लास्ट में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब लगता है तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में उसको ओइक लगा देते हैं लास्ट में। तो मेथेन है, मेथेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए मेथेन प्लस ओइक यानी मेथेनोइक एसिड है। ये मेथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, और फॉर्मिक एसिड भी इसको कहा जाता है। ये फॉर्मिक एसिड रिलीज किया जाता है आंट्स के द्वारा, जैसे इमेज में देख रहे हैं कितनी पिचकारी डाल रहे हैं, होली खेल रहे हैं बिल्कुल ये लोग। तो आंट्स के थ्रू ये जो है रिलीज होता है फॉर्मिक एसिड, और ये थोड़ा जहरीला होता है। जैसे आपकी बॉडी में गिरेगा एसिड, आपको पता है थोड़ा जलन पैदा करता है, तो जैसे ये आंट्स आपको काटेंगे तो आपको भी जलन पैदा होगा। तो इस टाइप से फॉर्मिक एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन सभी एसिड्स में। और यदि आप पूरे एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड उसके बाद के एसिड्स हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैं, ये जल्दी से डिसोशिएट हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस थे। तो इतने क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और जो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से हमें फॉलो करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती हैं चैनल की। सो वीडियो में बने रहिएगा, जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।